जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। सारी संगत गुरु जी का दर्शन करके निहाल हो जाओ। लव यू गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत डिवाइन सत्संग है। गुरु जी की ऐसी कौन संगत है जो बहुत जल्दी गुरु जी की कृपा पाती है, आप इस सत्संग में सुनेंगे। और गुरु जी कहते हैं, पुत्र तैयारी कर ले, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। संगत जी, गुरु जी अपनी सारी बेटियों को समझाते हुए कहते हैं, बेटा जब भी मायके जाने का मन हो, गुरुजी कहते हैं अपनी बेटियों से, बेटी जब भी मायके जाने का मन हो और कुछ समझ में ना आए कि अब क्या करूं, तो बड़े मंदिर आ जाया कर। ये तेरा ही घर है, तेरे पिता का घर है। गुरुजी आगे कहते हैं, तेरा ये मायका ना तो कभी तेरे लिए दरवाज़ा बंद करेगा, हमेशा तेरे लिए बेटी दरवाज़ा गुरु का खुला रहेगा। गुरुजी कहते हैं, ना तेरे प्यार की कमी होगी, ना तेरे प्यार में कोई महसूस की कमी होगी। तेरा ये गुरु तुझे भरपूर प्यार देगा। गुरुजी कहते हैं, बड़े मंदिर आया कर बेटी, तेरे स्वागत में कोई कमी नहीं होगी। गुरुजी कहते हैं, बेटी बड़े मंदिर आया कर, ना तेरे को कभी खाली हाथ जाना पड़ेगा। इस मंदिर आएगी, तुझे भर भर के सब कुछ मिलेगा। गुरुजी अपनी आगे बेटी को समझाते हैं, तेरे इस गुरुजी के नाम के पिता के घर में हमेशा तेरा इंतजार रहता है। तेरा पिता तेरा इंतजार करता रहता है बेटी, तू बड़े मंदिर आया कर। और तेरे को तेरा गुरु, तेरा पिता बड़े मंदिर में पलकों पे बैठा के रखेगा। तू आके तो देख अपने मायके गुरु जी के बड़े धाम दिव्य स्थान में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यह संदेश सारी संगत के लिए है गुरु जी का। जय गुरु जी। गुरु जी सारी संगत का बड़े मंदिर में बेसब्री से इंतजार करते हैं। गुरु जी ने बड़े मंदिर का निर्माण मानव कल्याण के लिए ही किया है। जय गुरु जी। संगत जी, आइए आगे का सत्संग बहुत ही अनोखा दिव्यशाली सत्संग है, आप पूरा ध्यान से सुनिएगा। जय गुरु जी। गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी का यह सत्संग गुरु जी के ही कृपा से सनातन धर्म मंदिर सिंगार नगर आलमबाग लखनऊ में संपन्न हो गया है। जय गुरु जी। गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा ऐसे सारी संगत को मिलता रहे। चलिए आगे का सत्संग आंटी जी से, अंकल जी से सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, ध्यान से पूरा सत्संग आपको सुनना है। जब तक आप पूरा नहीं सुनेंगे, आप सत्संग को समझ नहीं पाएंगे, नहीं ब्लेसिंग ले पाएंगे। इसलिए अंत तक जरूर सुनिए ध्यान से। गुरु जी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नमस्ते गुरु जी को मेरा चरण स्पर्श और सारी संगत को जय गुरु जी। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? जी जी। मैं सत्संग स्टार्ट करता हूँ। शुरुआत में ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी गुरु जी को मानती थी। मेरे घर पर आज तक एंड्रॉयड टीवी है और उस टीवी में सिर्फ और सिर्फ गुरु जी का भजन ही चलता है, शब्द ही चलता है, और ऐसा शब्द और भजन जिसमें गुरु जी का स्वरूप दिखता हो। हमने आज तक डिश की लाइन नहीं ली, कोई दूसरा कभी ऐसा चैनल चला ही नहीं। शायद वो गुरु जी की मर्जी होगी जब से वो टीवी खरीदा है। और मम्मी मानती थी गुरु जी को। हम लोग थोड़ा अगेंस्ट में रहते थे मम्मी के कि फिर से ये सब स्टार्ट हो गया, भगवान है तो फिर इनकी क्या जरूरत, और भी बहुत सारी बातें। ऐसे करते करते मम्मी डेली देखा करती थी, ओम नमः शिवाय का मंत्र चलता था, गुरु जी का स्वरूप दिखता था। ये कंटिन्यू होते चला गया। उसके बाद मम्मी ने हम लोगों को भी कन्विंस करने की कोशिश की कि पापा को, हमको, मेरी बहन को, कि तुम लोग भी मानना चालू करो। गुरु जी हैं, उनके बारे में सारा कुछ बताया, लेकिन हम लोग बिल्कुल भी नहीं तैयार थे। धीरे 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 मम्मी बताती थी कि कुछ भी अगर परेशानी है या कुछ समस्या है तो गुरु जी को बताओ। धीरे 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 करते करते हमने समस्या बताया, उस समस्या का समाधान मिलने लगा। जैसे जैसे समस्या बताते थे वैसे वैसे समाधान मिल जाता। करते करते हमें लगा कि भाई ये अपनी परेशानी बताओ और इसका सॉल्यूशन पाओ, ये बेस्ट जगह है, सारे लोग परेशान हैं।
उस समय कुछ नहीं पता था कि इनको गुरुजी बोलते हैं, इनका मंदिर है या बाकी सारी चीजें भी। ऐसे करते करते धीरे धीरे मेरी पूरी फैमिली इनसे कनेक्ट हो गई। कनेक्ट होने के बाद यूट्यूब में इनका शब्द चलता था, सत्संग चलता था। ऐसे ही करते करते एक ऐसा यूट्यूब पे वीडियो किसी ने डाला हुआ था जिसमें गुरु जी का मंदिर जो है उसके बारे में सारी जानकारी दी गई थी। हमें पता भी नहीं था कि दिल्ली में इनका मंदिर है या ऐसा कुछ कुछ भी नहीं पता था। उस वीडियो को सुनने के बाद, देखने के बाद पता चला कि गुरु जी का मंदिर दिल्ली में है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या टाइमिंग है, सारा कुछ पता चला। फिर भी हम विश्वास नहीं करते थे। हमें लगा कि ये सामान्य मंदिर के जैसा है, जाना है, अगरबत्ती दिखाना है, पूजा करना है, या किसी अगर मन्नत है तो वो मांग करके वापस आना है। पर यूट्यूब पे देखने के बाद कई सारी चीजें अलग लग रही थी। तो समझ में ये नहीं आ रहा था कि ये वाकई में मंदिर है या कुछ ऐसा सेवा का केंद्र है जहाँ लोग आते हैं, लंगर करते हैं, दर्शन करते हैं और जाते हैं। 5-6 महीने गुजर चुके थे गुरुजी से जुड़ने के बाद, और फिर 26 अगस्त को मैंने गुरुजी के मंदिर दिल्ली दर्शन करने में गया। तो जब मैं जा रहा था तो मुझे मध्य प्रदेश में एक दतिया करके जगह है, वहां भी जाना था। वहां जाने के बाद फिर गुरुजी के आश्रम जाना। तो दतिया काफी छोटा जगह है। मैं वहां उतरा। उतरने के बाद काफी मुश्किल से एक होटल मिला मुझे। वहां पे मैंने बुकिंग करा करके 1 नाइट का स्टे था। लेकिन वो जगह इतनी छोटी थी कि वहां ना मोबाइल में नेटवर्क था, ना किसी को कॉल जा रहा था, ना आ रहा। और अभी के समय में हम लोगों को आदत है कि गूगल मैप से चलने का, तो मैं पूर्ण रूप से उस पे ही डिपेंडेंट था कि गूगल से मैप के थ्रू सारा कुछ, जहां भी मेरा डेस्टिनेशन है, जाना है, सारा कुछ करूं। लेकिन वो कुछ हो नहीं पाया। लेकिन दिन का समय था तो ऑटो वाले से पूछ करके, फुल ऑटो करके मैं जहाँ जो मेरा काम था वहां गया। वो काम करके वापस आ। नेक्स्ट डे मेरा सुबह 4 बजे ट्रेन था, और शाम के समय में मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, फोन चल नहीं रहा था, मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैं सोचा भी नहीं था कि गुरुजी ये भी कर सकते। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं काफी बोर हो रहा हूँ, मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है, नेट भी नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है, मैं यहाँ करूँ तो क्या करूँ, आप प्लीज ना नेटवर्क का अरेंजमेंट करो। मतलब ये मैं बहुत पता नहीं उनको मजाक से बोला या ऐसे ही बोला। और 10 मिनट के बाद जो मोबाइल नहीं चल रही थी, मेरे को लगता है कि मुश्किल से एक एक सिर्फ वो टावर का एक लाइन होगा, और नेटवर्क बिल्कुल बहुत अच्छे से चल रही। मैंने वीडियो चलाया, यूट्यूब देखा, सारा कुछ किया, तो मुझे समझ नहीं आया कि भाई ये कोई कोइंसिडेंस है या नेटवर्क आ गई या गुरुजी की लीला है। और मैं जब बाहर निकला तो होटल वाले से पूछा तो वो बोल रहा मेरे मोबाइल में तो सर अभी नेटवर्क नहीं है, और मेरे फोन में चल रहा था वो। मुझे समझ नहीं आया बहुत कुछ। फिर भी मैंने बोला कि चलो गुरुजी को बोला है तो शायद गुरुजी ने कर दिया होगा या क्या है। उस टाइम ज्यादा गुरुजी के बारे जानते नहीं थे हम लोग। तो मैं फिर भी मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि ये कैसे हो सकता है, ये तो साइंस का चीज है, सैटेलाइट का चीज है, मेरे पे चल रहा, मेरे बगल वाले पे नहीं चल रहा। लेकिन पता नहीं था गुरुजी के बारे में। नेक्स्ट डे सुबह 4 बजे की ट्रेन थी। सुबह जब ट्रेन पकड़ने के लिए होटल से स्टेशन आना था तो सुबह 4 बजे बिल्कुल अंधेरा, और वो काफी छोटा जगह था, इसलिए वहां ना कैब की सुविधा थी, ना ऑटो मिल रहे थे। तो किसी तरीके से होटल वाले ने मुझे 100 मीटर तक आके छोड़ा, और उसके बाद मैं खुद टॉर्च की लाइट जला करके पैदल बढ़ गया। पैदल बढ़ा तो फिर मुझे काफी डर जैसा लग रहा था। तो मैंने बोला कि गुरुजी ये क्या हो रहा है, मैं आपके पास जा रहा हूँ और आप मुझे ऐसे डरा रहे हैं। तब तक थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद पीछे से 3 कुत्ते आ रहे। तो कुत्ते आ रहे थे तो मुझे लगा कि वो मुझे काटने आ रहे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो आए और मैं अपनी स्पीड को बढ़ाते गया। वो जैसे जैसे मेरे सामने आते जा रहे, मैं अपनी स्पीड को बढ़ाते जा रहा।
तब तक क्या हुआ कि वो मेरे पीछे आ गए थे, और पीछे आने के बाद उसमें से एक जो कुत्ता था वो मेरे बैक साइड, और दो, एक लेफ्ट साइड था एक राइट साइड। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था कि ये मुझे घेर रहे हैं, पर मैं धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था। टॉर्च की लाइट थी, ना वो भौंक रहे थे, ना वो किसी तरह की कोई परेशानी कर रहे थे। वो तीनों मुझे प्लेटफॉर्म तक छोड़कर आए हैं अंदर, और पीसफुली, किसी तरह की कोई परेशानी। बाद में ट्रेन में बैठने के बाद मुझे ध्यान में आया कि मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी मुझे काफी डर लग रहा है, मैं अकेले जा रहा हूँ 4 बजे, और ये इतना छोटा जगह है, मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ ना टैक्सी मिलेगी, ना कैब मिलेगा, ना कुछ और मिलेगा। फिर भी मुझे लग रहा था कि चलो मेरा तो काम बन गया, अब चलते हैं आगे। फिर गए गुरुजी के यहाँ, मंदिर गए। जैसा वीडियो में हमने देखा था कि लंगर 4 लोग खाएंगे, और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, सारे रेगुलेशंस को देखते हुए, हाँ एक और चीज था उसमें कि कुछ मांगना नहीं है। जनरली हम लोग मांगने ही जाते हैं, लेकिन ये था कि मांगना नहीं है, तो ये मेरे को पता था, पता चल गया था, तो मैंने कुछ भी नहीं मांगा। बस मैं वहां गया, दर्शन किया, वापस आ गया। घर आया, 5-6 महीने हो गए, लाइफ एकदम नॉर्मल चल रही थी। फिर जनवरी के मंथ में मुझे अचानक से ध्यान में आता है कि इस बार तो ना मेरा सिर दर्द हुआ, ना मैंने स्टीम लिया, ना किसी तरह की नींद की दवा खाई। मुझे साइनस की काफी ज्यादा परेशानी थी, और सिर में मेरे कफ जम जाता था। इसको लेकर के मैं 3-4 साल से काफी ज्यादा परेशान। और ये जब गुरुजी के मंदिर से दर्शन करके आए, उसके बाद से 6 महीना हो गया, मुझे ये चीज ध्यान में ही नहीं है कि मैंने ना दवाई लिया, ना स्टीम ली, ना किसी तरह का योगा किया, ना आसन किया, और मतलब किसी तरह का कोई भी परहेज भी ना किया। नॉर्मल लाइफ चल रही, मैं ठंडा भी खाता था, सारी मतलब बिल्कुल भी सारी रेस्ट्रिक्शन को तोड़ दिया। और मेरे ध्यान में ही नहीं था कि ये मेरे को सिर दर्द नहीं हो रहा, कोई परेशानी नहीं है। फिर मेरी मम्मी ने मुझे ये पॉइंट आउट किया कि ये गुरुजी ने तुम्हारा ठीक कर दिया। तो मैंने बोला कि गुरुजी कैसे ठीक कर सकते हैं? मैंने तो ना आज तक गुरुजी को बोला है कि गुरुजी मुझे ये परेशानी है, आप ठीक कर दो, ना गुरुजी को पता है। लेकिन मेरी मम्मी का ये कहना था कि वो अब ठीक हो चुका है। मैंने बोला कि ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है अगर गुरुजी ने किया। और वो दिन है 26 अगस्त 2022, और आज का दिन है। कभी तक ये दर्द रिपीट नहीं हुआ, कोई परेशानी उससे रिलेटेड नहीं हुई। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है इसके लिए। और 2023 जनवरी में गुरुजी ड्रीम में आते हैं, और मैं ये देख रहा हूं कि किसी सोसाइटी के गार्डन में हम लोग बैठे हैं। गुरुजी मेरे राइट साइड है, और सर्कल बना करके काफी सारी संगत बैठी हुई है, और बीच में एक हवन जैसा कुछ जल रहा है। और गुरुजी ब्लैक कलर के, प्योर ब्लैक कलर के चोले में, सिर्फ उनका फेस ही अच्छे से दिख पा रहा है, चोला नहीं, कुर्ते में, ब्लैक कलर के कुर्ते में। और गुरुजी मुझे बोलते हैं कि क्या परेशानी है तुझे? वो पंजाबी में बोल रहे हैं, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। तो मैंने बोला कि गुरुजी एक ना आंख में चश्मा लगा हुआ है, वो काफी परेशान करता है। गुरुजी ने बोला और? फिर मैंने बोला कि गुरुजी पेट में ना कुछ परेशानी है, वो भी दिक्कत करता है, फैटी लिवर है। तो उन्होंने बोला और? मैंने बोला बस गुरुजी, और कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी। फिर वो काफी कड़े स्वर में उन्होंने पॉइंट आउट मेरे तरफ उंगली दिखाते हुए बोला कि तुम्हें कैंसर है, और तुम्हारे बगल में जो प्लेट में आलू रखी हुई, उस आलू को तुम इस हवन में डाल। और उनके कहने के अनुसार ही मैंने प्लेट से आलू उठाए हैं, और वो आलू हवन कुंड जो था उसमें डालना शुरू कर दिया। और जैसे ही मैंने फर्स्ट वाला डाला है, ऐसा लगता है कि मेरे मेरे अंदर की जो एनर्जी है वो झटके से उनके अंदर घुसी, उन्होंने झटका लिया है। और उसके बाद धीरे धीरे आंख से उनके दर्द वाला जो कहरना होता है वो कहर रहे हैं, और उनके आंख से आंसू गिर रहे हैं।
और ये ड्रीम खत्म हो जाता। बाकी गुरुजी जाने आगे उन्होंने कैसे क्या किया, इस पे मैं कुछ और नहीं बोलना चाहूंगा। और एक सत्संग ये है कि मैं बड़े मंदिर गया था संडे को। संडे और मंडे दोनों दिन जाना था। तो संडे शाम को मैं गया था। संडे शाम को मैं गया तो मेरी इच्छा हो रही थी कि अगर बड़े मंदिर में भी सेवा मिल जाता तो अच्छा होता मेरे लिए। मैं थोड़ा संतुष्ट होता, अपने आप को संतुष्ट कर पाता। तो मैंने गुरुजी को बोला कि थोड़ा रिजिड हो गया था मैं कि गुरुजी कल भी मुझे आना है, अगर सेवा मिल जाती तो बहुत अच्छा होता, मैं बहुत खुश होता। संडे को मैंने ये बोला है और मंडे सुबह 8:30 बजे मैं गुरुजी के मंदिर गया था। गया तो बाहर में वो लाइन लगा करके सीढ़ियां चढ़ के जैसे ही मैंने दर्शन करके बाहर निकला तो लंगर हॉल के पहले एक अंकल थे। मैं लंगर हॉल जैसे ही घुसने वाला था वो आए मेरे सामने, मेरा हाथ पकड़ लिया उन्होंने और बाहर करते हुए बोला कि अंकल आपकी सेवा है। मैं बहुत खुश हो गया कि चलो गुरुजी ने सुन लिया। वहां सेवा की मैंने 2-3 घंटे। सेवा करने के बाद फिर मैं लंगर हॉल में गया, चाय प्रसाद समोसा प्रसाद मिला। मंडे का दिन था। प्रसाद लेने के बाद फिर मैं बाहर निकला। जैसे ही लंगर हॉल से बाहर निकलते हैं जोड़े घर की तरफ, वहां पे एक अंकल ने हाथ पकड़ लिया और वो बोलते हैं, वो शायद सिक्योरिटी वाले अंकल थे, तो वो भी बोलते हैं कि अंकल आपकी सेवा है। और गुरुजी आज तो सेवा ही सेवा है, दे रहे हैं आप। वहां सेवा की मैंने। वहां सेवा करने के बाद मेरे को लगता है कि दोपहर हो गया था। ये दोपहर में मैं सोचा कि वॉशरूम जा करके वॉशरूम से फिर फ्रेश होकर के मैं जोड़े पहन करके जाऊं वापस। वॉशरूम गया, वहां पे हाथ धो रहा था। वहां वॉशरूम में जो अंकल थे सेवा में, उन अंकल ने भी बुला लिया सेवा के लिए कि अंकल आपकी सेवा ये आप करके जाना। और ऐसे करके गुरुजी ने सुबह 9-9:30 बजे से जो सेवा स्टार्ट करवाई है मेरी, रात के 7:30 बजे तक ये सेवा चली। और उसी टाइम क्या हुआ कि मैं जब झारखंड से गया था वहां दिल्ली, तो जाने का टिकट था मेरे पास, वापसी की टिकट नहीं थी। तो मैंने सोचा था कि तत्काल ले लेंगे, पर वो भी तत्काल नहीं मिल पाई, इसलिए मैंने वेटिंग में टिकट लिया। और दिल्ली स्टेशन के बाहर एजेंट रहते हैं, उन्होंने मुझे बोला कि अगर आप 1,000 रुपए एक्स्ट्रा देते हो तो ये वेटिंग वाला टिकट ओटे में डाल के कंफर्म करवा दें। मैं बहुत खुश हो गया कि चलो अच्छी बात है, हो जाएगी। तो मैंने उसे 1,000 रुपए दे दिए और मैं सुबह आ गया था फिर बड़े मंदिर सेवा की। और ट्रेन मेरी थी रात में 10 बजे। 10 बजे थी तो 7:30 बजे तक, 7 बजे तक वो चार्ट बन जाता है रिजर्वेशन का, कंफर्म टिकट का, कंफर्मेशन का आ जाता है मैसेज चार्ट बनने के बाद। तो मुझे लगा कि पैसा तो मैंने दे दिया है, अब टिकट कंफर्म हो जाएगा, तो मैं टेंशन फ्री था। लेकिन जब मैं वॉशरूम में सेवा कर रहा था उसी टाइम मेरे मोबाइल में मैसेज आया कि टिकट जो है वो वेटिंग लिस्ट में ही है, कंफर्म्ड नहीं हो पाई। तो मैं काफी परेशान था कि अब तो काफी लंबी जर्नी है मेरी, 24 घंटे का सफर है, कंफर्म नहीं हो पाई, 1,000 रुपए एक्स्ट्रा भी दे दिया। फिर मैंने उस एजेंट को कॉल किया कि ऐसा ऐसा है। वो मेरे से काफी बहस कर ली, मैंने भी कुछ उसे बोला, वो भी कुछ बोल रहे थे। ऐसे करते करते मैं काफी डिसअपॉइंट हो गया कि चलो टिकट का भी पैसा गया, ये भी गया। तो फिर मैं सेवा में था, मैं काफी परेशान हो गया। मैंने सेवा छोड़ करके मैं वहां से निकल गया कि चलो चलते हैं दिल्ली स्टेशन, वहां पर टीटी से बात करेंगे। ये मेरी बेवकूफी, बहुत बड़ी बेवकूफी थी कि मैंने भरोसा करने के बजाय सेवा छोड़कर मैं निकल गया वहां से। मुझे पता नहीं था, गुरुजी माफ करें इसके लिए। तो मैं दिल्ली स्टेशन में सोचा कि वहां जाकर के टीटी से बात करके किसी तरीके से कुछ अरेंजमेंट करूंगा, लेकिन आई वॉज फेल्ड। सब कुछ फेल हो गया, कहीं कुछ अरेंजमेंट नहीं हो पाई।
फिर वो टिकट आरएसी हो गई। आरएसी हुआ तो एक सीट में 2 लोग को जाना था। अब आरएसी होने के बाद मैं बोला कि चलो ठीक है, कम से कम 2 लोग तो जाएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो देखते हैं, बैठ के भी जा सकते हैं। फिर भी मैं परेशान था कि 2 लोग कैसे जाएंगे, पैसा पूरा लगा है, मुझे काफी अफसोस हो रहा, ये तो मैं फंस गया। फिर मैं गुरुजी को बोल रहा था कि गुरुजी ये क्या हो गया, मुझे काफी परेशानी होगी, मैं सुबह से सेवा में था, काफी थक गया हूँ। अभी फिर ट्रेन में भी एक सीट पर 2 लोग बैठेंगे और काफी लंबा सफर है, रात का सोना भी है। तो मेरी जो सीट नंबर थी, मैं उस सीट नंबर पे आकर के बैठा हूँ। न्यू दिल्ली स्टेशन से ट्रेन खुल गई। एक और बंदे को जो उस सीट पे रिजर्वेशन जिनका था उनको भी आना था। मैं बैठा हुआ था, ट्रेन खुल गई, मुझे लगा कि अगले स्टेशन पे आएगा शायद। मैं वेट कर रहा था, 2-3 स्टेशन और पार हो गई, कोई भी नहीं आया। और एक आध स्टेशन तक मैं वेट कर रहा था कि चलो सो जाएंगे, फिर कोई आकर के उठाएगा तो वो मुझे ठीक नहीं लगेगा। तो मैंने सोचा कि चलो वेट कर लेते हैं, और ऐसे ही मैं वेट करते 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 कोई आया नहीं। लास्ट में टीटी एक आया, तो मैंने उनसे पूछा कि सर इस सीट पर और कौन आने वाले और किस स्टेशन से आने वाले, आप बता दीजिए, मुझे सोना है। वो टीटी बोलता है कि इस सीट पर जिसको आना था वो न्यू दिल्ली से आना था, वो नहीं आएगा, आप इस सीट पर अकेले जा रहे हो, ये सीट आपका अकेले का कंफर्म हो चुका है। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, जो बंदा 3,000 के टिकट कटाया है, मेरी सीट पर मेरे साथ जाना है, वो टिकट कैंसिल भी नहीं हो सकती। सारा कुछ है, उसके बाद भी वो नहीं आती। गुरु जी को पता है कि मेरी क्या परेशानी है, वो इसका भी सॉल्यूशन कर दिया। फिर भी मैं नहीं समझ पा रहा था गुरु जी ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है, और मेरी बेवकूफी के लिए मैं माफी मांगता हूँ गुरु जी से। शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही मैं हैदराबाद में था लास्ट ईयर, तो मुझे हैदराबाद से सुबह फ्लाइट पकड़नी थी नेक्स्ट डे। शाम में अचानक से वहां काफी ज्यादा बारिश होने लगी, तो फिर लाइट्स वगैरह चली गई थी। लाइट जाने के बाद हम लोग, फोन नॉर्मली मेरा चार्ज था, बहुत ज्यादा चार्ज नहीं था, कम ही था। तो नेक्स्ट डे फ्लाइट थी, टिकट वगैरह सारा कुछ मोबाइल में ही था, कैब भी बुक करना था, वो भी फोन से ही करना था। तो मुझे लगा कि लाइट आ जाएगी शायद, लेकिन उस दिन काफी ज्यादा बारिश थी, उसके वजह से लाइट नहीं आई शाम तक। फिर 7 बजे मैंने गुरुजी से अरदास किया कि गुरुजी कल तो मेरी फ्लाइट है, फोन पे ही सारा कुछ है, और बैटरी डिस्चार्ज हो चुका है, प्लीज आप कैसे क्या सॉल्यूशन होगा, प्लीज इसको देखना है आपको। तब तक आधे घंटे बाद पावर आ गई। पावर आई तो मुझे लगा कि चलो अब आ गई तो रहेगी। मैंने फोन को चार्ज किया, मेरा ध्यान ही नहीं किया कि पावर आई है या क्या है, मैं नॉर्मली अपना एंजॉय कर रहा था कि पावर आ गई। फोन को चार्ज पे मैंने लगाया, चार्ज हो गई फोन। फिर पावर 1.5 घंटे के बाद कट गई तो मुझे लगा कि नॉर्मली कट गई होगी, फिर आएगी। सो रात को हम लोग सो गए थे, सुबह फ्लाइट थी 12 बजे की। मुझे पीजी में था मैं, तो एक रूम में 2-3 लोग हम लोग थे, सारे लोग सोए हुए थे। सुबह 4 बजे पावर थी नहीं बिल्कुल भी, मतलब पूरे उस एरिया में ही पावर नहीं। सुबह 4 बजे मेरी नींद टूट जाती है, और नींद टूटने के बाद मैं काफी परेशान कि पावर भी नहीं है, सारे लोग सोए गए, मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। बाहर लाइटनिंग भी हो रही थी, वो थोड़ा सा और परेशानी लग रही थी मुझे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो गया। मैं काफी सोने का कोशिश कर रहा हूँ पर सो नहीं पा रहा हूँ। फिर मैं गुरुजी को बोल रहा था कि गुरुजी ये क्या हुआ, एक तो मेरी फ्लाइट है आज, और मैं इतना परेशान हूँ, सुबह से उठा हुआ हूँ, प्लीज आप हेल्प करिए। कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैं अचानक से मैं वॉशरूम चले गया फ्रेश होकर आता हूँ, बेड पर जैसे ही मैं लेटा हूँ 5 मिनट में नींद आ गई मुझे। नींद आई है तो मैं 8 बजे फिर उठा हूँ।
उठने का कारण ये था कि पीजी में काफी हल्ला हो रहा था। तो उठने के बाद मैंने अपने रूममेट से पूछा कि क्यों, ऐसा क्या हो, कुछ हो रहा है क्या बाहर? तो उनका जवाब था कि पानी खत्म हो चुकी है और लोग वॉशरूम जाने के लिए काफी परेशान है। कोई होटल यूज कर रहा है, कोई कहीं और से पानी ला रहा है। तो मेरे ध्यान में फिर भी कुछ भी नहीं आ रहा था। मैं बोला कि चलो अच्छा है, अब तो हम फ्रेश हो चुके हैं, तो अब निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट में जाने के लिए जैसे ही मैं कैब में बैठता हूँ, बैठ करके ऐसे ही गुरु जी के शब्द सुन रहा था, सुनते सुनते रास्ते, तब मेरे ध्यान में आता है कि ये गुरु जी की प्लानिंग थी कि मैं सुबह 4 बजे उठूं, अपना सारा काम कर लूं और उसके बाद मुझे कोई परेशानी ना हो। नहीं तो अगर मैं 8 बजे उठता हूँ तो फिर मुझे परेशानी होती। ये ऐसी ऐसी भी चीजें, कई बार ऐसे ऐसे घटनाएं हुई है हमारे साथ, जिसमें कि गुरुजी पता ही नहीं चलता है कि वो कैसे क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, लेकिन बाद में समझ में आता है ये गुरुजी ने हमारे भलाई के लिए किया। उस टाइम मैं काफी परेशान था सुबह में, ये क्या हो गया गुरुजी, लेकिन गुरुजी उस परेशानी, थोड़ी परेशानी को देकर एक बड़ी परेशानी से मुझे बचा। शुक्राना है गुरुजी का, थैंक यू है गुरुजी का। ऐसे ही हम लोग, कमर्शियल लाइन लेना था हम लोगों को घर पे। मेरे घर के आगे शॉप है, 3 शॉप है, तो वो काफी दिनों से लटका हुआ था मामला, 1.5-2 साल से। आज कल ऐसे करते करते 1.5-2 साल हो गया था। फिर हम लोगों ने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद फिर कुछ दिन के बाद फिर गुरुजी से जुड़ना हुआ। गुरुजी से जुड़ने के बाद फिर ध्यान में आया कि ये कमर्शियल लाइन हम लोगों को ले लेना चाहिए, लोग गलत कर रहे हैं, इसी तरह का कोई चेकिंग आ गई तो परेशानी हो जाएगी। गुरुजी के आशीर्वाद से लाइन मिल गई, उसमें काफी खर्च हुआ। लाइन मिलने के बाद परेशानी ये थी कि हमारा जो 3 शॉप है उसके लिए जो गवर्नमेंट का पोल है वहां से लाइन टालना था, और जो न्यू कमर्शियल मीटर है वो बैठाना था, प्लस तीनों शॉप की वायरिंग करनी थी। तो ये चूंकि इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का काम है तो नॉर्मल लोग करते नहीं है, प्राइवेट वाले। हम लोग परेशान थे कि किसी तरीके से हो जाए, उनका चार्ज भी काफी ज्यादा रहता है। तो एक इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का ही था वो स्टाफ, उसको हम लोगों ने बुलाया था, तो वो 10,000 रुपये अलग से मांगा। तो हम लोग कोशिश कर रहे थे कि वो थोड़ा कम में हो जाए, लेकिन वो मानने को नहीं तैयार था, और उस टाइम फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ थोड़ी गड़बड़ थी, इसके लिए और कुछ परेशानी हो रही थी। तो इतने में उससे काफी बकझक हुई, वो चले गया, क्योंकि उसको पता था कि और ये काम कोई कर ही नहीं सकता है। काफी परेशान कि गुरुजी ये तो कुछ भी ना पैसे कम कर रहा है, ना काम करने को तैयार है। तो मैंने गुरुजी को सिर्फ ऐसे ही बोला कि गुरुजी एटलीस्ट कुछ तो सॉल्यूशन होना चाहिए, मुझे भी बाहर जाना है, आज ही काम करवाना है। और हम इस चीज को फिर भूल गए, छोड़ दिया मैंने कि कैसे क्या है नहीं है। नेक्स्ट डे मेरे पापा ने एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, वो आता है, सारा काम देखता है, समझता है, वो रेडी हो जाता है कर। अब बात आती है पैसे की। तो मैं भी सामने था, पापा भी मेरे सामने थे। हम लोगों ने पूछा कि भाई आप कितना पैसा लेंगे? तो वो बोले कि आप जो दे दीजिएगा। अब ये एक अलग मन में डाउट हो गया कि आप जो दे दीजिएगा ये क्या है। फिर भी हम लोगों ने पूछा कि भाई क्या आपका चार्ज क्या है, नॉर्मली आप कितना लेते हैं, वो आप बताइए। तो ये अविश्वसनीय है कि उसने मात्र 800 रुपए बोला। जब हम लोगों ने सुना कि 800 रुपए वो बोल रहा है, तो मेरे पापा का पहला सवाल था कि 800 रुपए, और उधर से उस इलेक्ट्रीशियन का जवाब था कि सर अगर ज्यादा लग रहा है तो आप कुछ कम करके भी दे सकते हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है, 10,000 से 800।
वो बंदा सारा कुछ अच्छे से करके गया है, सब कुछ पीसफुली हुआ, कहीं कोई दिक्कत परेशानी, ये गुरु जी का ही आशीर्वाद है, ये गुरु जी की ही ब्लेसिंग है। उन्हें पता था कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन उस टाइम क्या थी, और 10,000 से वो 800 में करके गया। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ऐसा कोई भी नहीं करता। मैं हम लोग कई इलेक्ट्रीशियन से हम लोगों ने बात किया था, ये पॉसिबल ही नहीं। तो गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये हैदराबाद जाने के पहले मैं काफी परेशान था ये डिसीजन लेने में कि मुझे अपने स्टेट से हैदराबाद जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मैं गुरु जी को अक्सर बोलते रहता था कि गुरु जी ये डिसीजन सही है या गलत है, आप मुझे जरूर गाइड करें। लेकिन कुछ इंडिकेशन नहीं आता था, क्या करे नहीं करे। लास्ट में मैंने ये सोचा कि अब जाना चाहिए। तो जाने के हफ्ते 10 दिन पहले गुरुजी ड्रीम में आते हैं, और वो रेड कलर के चोले में है। रेड कलर के चोले में वो सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि 1 महीने के लिए घूम के आ जा। तो मैंने इसे इग्नोर कर दिया। मुझे 1 महीने के लिए घूम के आ जा बोल रहे गुरुजी, मैं समझ नहीं पाया काफी अच्छे से, और मैं इसे इग्नोर करके भूल गया। भूलने के बाद जब हैदराबाद जाना हुआ तो एग्जैक्टली 1 महीने बाद कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई वहां पे कि मुझे वापस अपने शहर आना पड़ा। बाद में मुझे ध्यान में आया कि गुरुजी ने बोला था कि 1 महीने बाद वापस आ, 1 महीने के लिए घूम के आ जा। तब मुझे ध्यान में आया कि गुरुजी 1 महीने के लिए बोल रहे हैं, तो ऐसा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मुझे जाना तो था लंबे समय के लिए, लेकिन 1 महीने के लिए बोल रहे हैं गुरुजी। तो मैं सोचा कि चलो किसी और चीज के लिए बोल रहे हो, मैंने उसे इग्नोर कर दिया। लेकिन ऐसी परिस्थिति वहां क्रिएट हो गई कि मुझे हर हाल में 1 महीने बाद वापस आना ही पड़ा। तो ये भी एक चीज पता चला कि गुरुजी जो बोल दिए हैं वो ऑलरेडी हो चुका है। शुक्राना है गुरुजी का, उन्होंने कुछ अच्छा ही सोचा होगा, इसलिए मुझे वापस बुला लिया। वापस आने टाइम क्या होता है कि मेरी फ्लाइट थी कैलकाटा के लिए, हैदराबाद टू दिल्ली, दिल्ली टू कैलकाटा। कैलकाटा में फ्लाइट को लैंड करना था रात में 10:30, और फिर मेरी नेक्स्ट ट्रेन जो थी कैलकाटा से वो थी 11 बजे। तो मैंने गुरुजी के ऊपर भरपूर भरोसा करके ये लिया कि 10:30 बजे फ्लाइट लैंड करेगी और 11 बजे की ट्रेन है तो भी मैं पकड़ लूंगा, वो गुरुजी जानते कैसे पकड़ना। लेकिन मेरे साथ जो लोग थे, मेरे घर में जो लोग थे, मेरे जो फ्रेंड्स थे, वो एक ही चीज बोल रहे थे कि यार कैलकाटा ऐसे शहर में एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन नॉर्मली 1 से 2 घंटा तो लगता ही लगता है। तो मेरे मन में भी डाउट था कि क्या करें नहीं करें, कहीं एक डिसीजन गलत तो नहीं हो गया। गलत होने के बाद फिर कोशिश था कि कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल करे नहीं करे फिर एक डाउट था। लेकिन मैंने पूर्ण रूप से उनके ऊपर भरोसा करके छोड़ दिया कि चलो कुछ तो वो करेंगे। अब मैं वापस आ रहा हूँ तो कुछ तो होना ही। आप विश्वास नहीं करेंगे, 10:30 में फ्लाइट लैंड करती है, मैं बाहर आता हूँ, कैब बुक करने में 5-10 मिनट तो लग ही जाते हैं। अब मुझे ये था कि अब तो ट्रेन छूट गया पक्का। कैब बुक कर रहा हूँ, कैब बुक ही नहीं हो रही। मेरे मन में और नेगेटिविटी आ रहा है कि चलो कोई बात नहीं, सुबह वाली ट्रेन पकड़ लेंगे। थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूँ, एक कुर्ता पजामा पहना हुआ आदमी मिलता है। वो बोलता है कहाँ जाना है। तो मैंने बोला कि हावड़ा स्टेशन जाना है। तो उनका कहा कि चलो फिर छोड़ देंगे। तो मैंने बोला कि अरे ऐसे ही तैयार हो गया, पैसा भी नहीं पूछा। तो मैंने अपनी तरफ से उनसे पूछा कि अंकल आप कितने पैसे लोगे। तो उनका क्या नाम था कि जो आपको मर्जी वो दे दो। मैंने बोला
कि अरे तो हड़बड़ी है मुझे और ये ऐसा कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि देखो ये ऑनलाइन इतना दिखा रहा है, मैं इतना ही लूंगा। वो बोले कि जो ऑनलाइन दिखा रहा उससे कम दे देना। चलो, फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि अंकल आप 15 मिनट्स में मुझे पहुंचा दोगे क्या? तो उनका क्या नाम था कि हाँ हाँ बिल्कुल पहुंचा। मैं गाड़ी में बैठता हूँ कैब में, अंकल मेरे से बात ही करते हुए जा रहे हैं। बात करते करते मुझे लगा कि ये अलग रास्ते से लेके जा रहे हैं, और सही में वो अलग रास्ते से लेके जा रहे थे। काफी बुजुर्ग थे वो। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि अंकल आप प्लीज मैप यूज करिए और जो शॉर्टेस्ट रूट है उससे लेकर के चलिए, क्योंकि मुझे काफी जल्दी है, ट्रेन मेरी छूट जाएगी। तो अंकल का क्या नाम था कि उन्होंने अपना हाथ दिखाया मुझे और बोला कि मैप इसमें है, ये हाथ है ना मैप, इसमें मेरा पूरा मैप फिट है, आपको जहां जाना है मैं 10 मिनट में पहुंचा दूं। तो मुझे लगा कि अंकल ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, ये क्या बोल रहे हैं। फिर मैंने उनसे बात करना बंद कर दिया कि अंकल बात करेंगे तो और लेट होगा। और अब ऐसा हुआ है कि वो मुझे 10 मिनट के अंदर ही, भगवान जाने वो किस रास्ते से लेकर के गए, 10 मिनट के अंदर प्लेटफॉर्म पे वो ले जा करके छोड़े हैं। प्लेटफॉर्म के बाहर तक वो अंकल छोड़े। पैसा दिया है हमको मैंने, और मैं दौड़ते हुए गया कि ट्रेन ना छूट जाए, और मेरे जाने के 15 मिनट बाद ट्रेन खुली। इट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ गुरु जी, अदरवाइज इट कांट बी पॉसिबल। गुरु जी का लाख लाख शुक्राना है, हर समय वो बचाते हैं, उसके लिए थैंक यू है। मेरी एक छोटी बहन है, वो, हम लोग तीनों गुरु जी को मानते थे, मम्मी पापा में, लेकिन वो मानने को नहीं तैयार थी। लास्ट ईयर तक वो नहीं मानती थी गुरु जी। हम लोग कन्विंस करने के लिए लगे रहते थे, गुरु जी ऐसे वैसे ये वो। घर में कुछ परेशानी चल रही थी और वो भी फ्रस्ट्रेटेड थी काफी। तो उसके मुंह से अचानक से निकल गया कि गुरुजी, आपके घर में रहते हुए भी लोग परेशान हैं, ऐसा क्यों? आप सच में अगर हमारे घर पे हो तो आप सबको दर्शन देते हो किसी न किसी रूप में। मैं रोटी बनाती हूँ सिर्फ, आप मुझे रोटी में ओम के दर्शन दे दो, मैं मान जाऊंगी कि आप ओम। उस दिन से मैं मानने लगूंगी आपको। इतना बोली वो, और नॉर्मल डे पार होने लगा। उस दिन के बाद से 10 दिन तक उसने रोटी नहीं बनाया। 10 दिन के बाद गुरुजी ड्रीम में आते हैं, और ड्रीम में आने के बाद वो देखती है कि गुरुजी बैठे हुए हैं अपने सिंहासन पे, और मेरी बहन राइट साइड पे, और वो सेम प्लेट जिसमें मेरी बहन रोटियां बनाकर रखती है, उस प्लेट को गुरुजी पकड़े हुए हैं, उसमें एक रोटी है ओम बनी हुई, और वो गुरुजी दिखा रहे हैं मेरी बहन को, अले देख देख ओम देखना ना देख। और उस दिन से मेरी बहन गुरुजी को मानना चालू कर चुकी है। ये उनको कनेक्ट करने का शायद उनका वो सही टाइमिंग था, इसलिए उसने कनेक्ट किया, या क्या था ये गुरुजी की लीला, लेकिन यही एक तरीका था, उसने कर लिया। एक और है कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो मेरा एक कोर्स था टाटा स्टील से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल सेफ्टी में, और उस पे ही मेरा प्लेसमेंट डिपेंड करता। तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया हुआ था। अप्लाई करने के बाद मुझे बुलाया गया कोर्स के लिए। ऑफलाइन था कोर्स, तो मुझे जाना था उसके ऑफिस पे, SNTI करके। वहां मैं जाता था। जाने के बाद मुझे पता चला कि मेरा जो कोर्स है वो उस डोमेन में मुझे नहीं डालकर दूसरे डोमेन में डाल दिया गया। तो मैं काफी परेशान था कि ये क्या हो रहा है, मुझे समझ ही नहीं आता था, क्योंकि मैंने उसकी पढ़ाई ही नहीं की है। वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट था और मेरा इंडस्ट्रियल सेफ्टी था।
दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल, एक मैनेजमेंट का कोर्स, एक टेक्निकल कोर्स। मुझे मैनेजमेंट वाले में डाल दिया गया। अब मैं काफी परेशान, वो जो भी पढ़ाते थे मेरे सिर के ऊपर से पार हो जाता था। फिर मुझे लगा कि मैं फंस गया। फिर मैंने गुरुजी को कोसना चालू कर दिया, गुरुजी ये क्या हो गया, ऐसा वैसा ये वो। लास्ट टाइम रिटन एग्जाम था उस कोर्स कंप्लीट होने के बाद, और इंटरव्यू राउंड था। रिटन एग्जाम किसी तरीके से मैं पास हो गया। अब इंटरव्यू राउंड था, फेस टू फेस वहां बैठ करके 4 राउंड हो गए इंटरव्यू के, टेक्निकल राउंड, एचआर राउंड, डोमेन राउंड, ये ऐसा था। तो अब मैं परेशान था कि वहां तो गुरुजी, वहां पे तो कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है। अब मैं कैसे जवाब दूंगा, क्या जवाब दूंगा, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। एचआर राउंड तो ठीक है निकल जाएगा, लेकिन बाकी मैं फंस जाऊंगा। और मैं कंटिन्यूअसली, मुझे लगता है कि मैं अगर 1 घंटे इंटरव्यू रूम के बाहर खड़ा था, तो 1 घंटे मैंने गुरुजी से कुछ ना कुछ बोलते रहा इससे रिलेटेड। और मेरे आगे कुछ लोग थे, मेरे पीछे कुछ लोग थे। मैं वेट कर रहा था, लोग जा रहे थे अंदर, इंटरव्यू देकर आ रहे थे, किसी का अच्छा था, किसी का खराब जा रहा था। मैं परेशान था, रिव्यू ले रहा था उनसे कि क्या पूछ रहे हैं, कैसे हैं। जो वो बताते थे मोबाइल पे सर्च करता था, सर्च करने के बाद पढ़ता था, लेकिन इट इज ऑफ नो यूज, बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता। और फाइनली जब मेरे आगे जो कैंडिडेट था वो अंदर गया और अब मेरी बारी थी। अब मैं चुप हो गया, मैंने बोला गुरुजी बस, अब इट इज अपॉन यू, आपकी जो मर्जी आप वो करो, मैं अब अंदर जाने वाला हूँ, क्या करना है वो आप देख लो। मेरे जो आगे गया था बंदा, वो बाहर आता है। बाहर आया तो मुझे लगा कि अब मेरा नाम बुलाया जाएगा, मैं अंदर जाऊंगा। मैं गेट की ओर बढ़ा, गेट की ओर जैसे ही बढ़ता है, अंदर में जो इंटरव्यू ले रहे थे वो भी बाहर आते हैं, और वो एक शॉकिंग न्यूज देते हैं और बोलते हैं कि मुझे एक पॉइंट आउट करके कि आपके बाद से जो भी लोग हैं, यू ऑल आर सेलेक्टेड, आप अंदर आकर सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन दे दो। उस समय तो मतलब समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो गया, ये पॉसिबल कैसे। मैं मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि भाई ये कैसे होगा। मेरे पीछे 25 लोग हैं, मैंने तो गुरुजी को बोला था अपना काम के लिए, लेकिन ठीक है जो उनकी मर्जी। फिर अंदर गए हम लोग, इंट्रोडक्शन दिए, और उसमें मुझे गोल्ड ग्रेड उन्होंने दिया, और सारा कुछ बहुत स्मूथली हो गया। अंदर मैंने काम भी किया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी ऐसा भी कर सकते। इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये अभी उस समय तक भी मैं गुरुजी को बहुत अच्छे से नहीं मान रहा था, मैं यूज टू ही था, चलो कुछ काम है गुरुजी को बोलो वो काम हो जाएगा, बस ध्यान में यही चीज था कि कुछ काम है बोलो हो जाए। लेकिन अब समझ में आता है कि he can do anything, only thing is we have to follow his path। ऐसे ही सत्संग का दौर चलते रहा, धीरे 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 करके गुरुजी से करेक्शन उन्होंने खुद ही पढ़ाते गए, और धीरे धीरे हम लोग काफी ज्यादा ऐसा हो गया कि बस सारे लोग पीछे छूट गए, दोस्त, रिश्तेदार, परिवार, और भी कुछ जो भी था लाइफ में, सारा कुछ छूटते चले गए, और अब सिर्फ गुरुजी गुरुजी गुरुजी। ऐसे ही एक सत्संग और भी है कि हमारे यहाँ, हमारे शहर में एक आंटी के घर पे सत्संग था, और वहां पर मुझे मिठाई की सेवा मिली थी। तो आंटी ने बोला था कि लेकर के आना है, मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने पूछा आंटी से कि कौन सी वाली लानी, तो आंटी ने बोला आपकी जो मर्जी। और ये सेवा जो है और भी 2-3 लोगों को मिली हुई थी,
लेकिन मैं उन्हें जानता नहीं था। अब मैं कंफ्यूजन में था कि भाई कौन सा लेके जाना है, कहीं मिसमैच नहीं हो जाए। हालांकि ये नहीं सोचना चाहिए था, लेकिन जो समझ थी उसके अनुसार मैं ये सोच रहा था। फिर घर से निकलते समय मेरे पापा ने एक नाम बताया कि वो वाला ले ले। तो मैंने बोला कि पापा, वो वाला अगर मैच नहीं हुआ तो फिर ये परेशान। फिर मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़ा होकर बोला कि गुरुजी, ये आपका प्रोग्राम है और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने सत्संग के लिए वही चीज सेलेक्ट करवाएं जो वहां बाकी लोग लेकर के आ रहे हैं। और मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं। मैं निकल गया खरीदने के लिए। मैं जैसे ही शॉप का गेट हैंडल पकड़ता हूँ, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या अचानक से स्ट्राइक किया, लड्डू। लड्डू लेना है। तो ठीक है, अब तो पक्का है कि लड्डू ही लेना है। मैंने लड्डू लिया है, उन आंटी के घर जाकर के दे दिया है। और उस दिन जितनी भी संगत आई जिनकी सेवा थी मिठाई, उन्होंने लड्डू ही लाया। ये गुरुजी की लीला है कि वो माइंड भी कंट्रोल कर लेते हैं। फुल कंट्रोल था उस दिन माइंड उनके ये में। तो शुक्राना है गुरुजी का। एक और, ये सत्संग अभी हाल का ही है, ज्यादा दिन नहीं हो रहा है सत्संग के पूरे। मुझे कार सीखने की काफी इच्छा थी और ये संभव नहीं हो पा रहा था। 2-3 साल से मैं प्रयास कर रहा था, लेकिन कभी रेगुलरिटी नहीं आ रही, कभी किसी तरीके से बात नहीं बन पा रही, हो नहीं पा रहा। 2-3 महीने पहले मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, ऐसी ऐसी बात है, तो मैं सीखना चाहता हूँ कार, बाकी आपकी मर्जी। बोला मैं। तो ऐसे 1-2 जगह चर्चा हो रही थी। तो चर्चा होते हुए किसी ने बोला कि आप किसी कार ड्राइविंग स्कूल में नाम लिखा लो। वहां मैंने बात कर लिया। फिर एक किसी अपने फ्रेंड से भेंट हुआ मेरा। उसका क्या नाम था कि ड्राइविंग स्कूल में सीखने से अच्छा है कि नॉर्मल कार किसी का लेकर के वो यूज करो, वो बेस्ट रहेगा, वही ट्रेनिंग काम आएगी आगे। ड्राइविंग वाला करने के बाद तो फिर से आपको कार में फ्री करना होगा हाथ अपना। तो मैंने बोला ये भी ठीक है, पर कार तो मेरे पास है नहीं, फिर मैं सीखूंगा कैसे। ऐसे करते करते बातचीत होते होते गुरुजी ने एक सज्जन ऐसा दिला दिया। वो बोलते कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप, मेरा कार है, आप इसको यूज कर सकते हैं। यूज तो कर सकते हैं। अब मुझे एक ड्राइवर चाहिए था जो सिखा दे, वो भी गुरुजी ने अरेंज करा दिया। यहाँ तक तो ठीक था। अब जनवरी महीने में हम लोग गए। मैं उस ड्राइवर को लेकर के गया कार सीखने के लिए। तो सीखने के लिए जहाँ गए, वहां जाने के बाद हम लोग देख रहे कि वो जो ग्राउंड है, उस ग्राउंड में पिकनिक हो रहा है। तो वहां पे सीख नहीं पाए। सीख नहीं पाने के बाद हम लोग फिर दूसरे जगह गए। वहां जाने के बाद भी पता चला कि वो ग्राउंड अभी क्लोज्ड है, कुछ कुछ काम चल रहा है। तो हमारे साथ जो गए थे उनका था कि फिर दूसरे जगह चलते हैं। दूसरे जगह चलते हैं तो फिर वहां से हम लोग गए फिर कहीं और। वहां जाने के बाद वो थोड़ा रूरल एरिया है, तो वहां के लोगों का कहना था कि नहीं, यहाँ ये पॉसिबल, यहाँ हम लोग अलाउ नहीं करते हैं, इससे फील्ड खराब हो जाता है। ऐसे करते करते जितने भी जगह गए सारे जगह से निराशा ही हुई। वो पॉसिबल नहीं हो पाया। पॉसिबल नहीं हो पाया तो फिर हम लोग वापस निकल गए। वापस निकलने के बाद मैं काफी निराश था और गुरुजी को बोल रहा था कि शायद गुरुजी की इच्छा नहीं है, कि वो नहीं चाहते कि मैं कार से। कोई बात नहीं गुरुजी, अगर आपकी मर्जी वही है तो ठीक है। ऐसा बोलते हुए थोड़ा दूर आके बढ़े होंगे हम लोग हाईवे। मेरे साथ जो लड़का गया था मुझे सिखाने के लिए, वो गाड़ी साइड करता है और साइड करने के बाद मुझे बोलता है कि आप ड्राइविंग सीट पे बैठो और चलाओ। तो मैं बोला कि ये शायद ये मजाक कर रहे हैं, लेकिन मजाक नहीं था। वो काफी रिजिड था और मैंने आज तक लाइफ में कार चलाया नहीं। मैं भी रिजिड था कि भाई ये कैसी बेवकूफी है, ना मुझे चलाने आता ना मुझे कुछ पता है,
ना मैंने आज तक ड्राइव किया और आप ऐसे मेन हाईवे में चलाने के लिए बोल रहे हो। और वो इतना मुझे परेशान कर दिया चलाने के लिए, इतना परेशान कर दिया कि फाइनली मुझे स्टेयरिंग पर बैठ करके मैं सोचा कि चलो 100 मीटर ही किसी तरीके से आगे बढ़ाते हैं, और बढ़ाने के बाद फिर वापस स्टेयरिंग छोड़ देंगे, स्टेयरिंग वाली सीट छोड़कर घर चले जाएंगे वापस हम लोग। और उस दिन क्या हुआ कैसे हुआ कुछ नहीं पता। मैं स्टेयरिंग पे बैठा हूँ, स्टेयरिंग वाली सीट पे, और जो स्टार्ट हुई है गाड़ी को, स्टार्ट करने के बाद मैंने चलाना चालू किया है, 100 किलोमीटर चलाया है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। लाइफ में फर्स्ट टाइम हाईवे में चलाया, ना कोई किसी ने सिखाया, ना गियर बताया, ना ब्रेक बताया, ना कुछ भी नहीं। और इतना स्मूथली वो चला है। और डेली उस दिन के बाद से डेली मैं, वो ड्राइवर कभी वो मतलब सिखाता ही नहीं, वो सिर्फ एक ऐसा लग रहा है कि कोई डमी रोबोट है वो बैठा हुआ है मेरे को चुपचाप। ये कैसे हुआ ये सिर्फ और सिर्फ गुरु जी जानते हैं। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं कैसे मतलब कैसे सीख लिया, कैसे चला लिया, और आज स्मूथली चला रहा हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं, किसी ने नहीं सिखाया। पहला दिन ही 100 किलोमीटर चलाने, मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि 100 किलोमीटर तक ये चल कैसे जाए। नेक्स्ट डे फिर उसने सिखाया, और करते करते गुरुजी के आशीर्वाद से आज वो सीख गया। बहुत आशीर्वाद है गुरुजी का, बहुत एहसान है। और भी गुरुजी ब्लेस करते रहे, सभी संगत को ब्लेस करते रहे। बस इतना कहते हुए मैं अभी स्टॉप करता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच। जाने से पहले एक सत्संग मेरी तरफ से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप वो सुनाएं। जो आपके घर की लाइट का एक इशू हुआ था, पूरे कॉलोनी की लाइट की थी, अगर वो अगर आप वो शेयर करें, वो बहुत प्यारा एक सत्संग है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये बारिश का टाइम था और हम लोग झारखंड में रहते हैं, तो ये हिली एरिया है, काफी पेड़ पौधों पहाड़ से घिरा हुआ एरिया है। तो उस दिन काफी बारिश हुई थी। बारिश होने के बाद बारिश खत्म हो गई, आंधी तूफान काफी था, और हम लोगों का ऐसा है कि पावर, थोड़ा भी बारिश होता है तो यहाँ पावर कट जाती है। कटने के बाद हम लोग वेट कर रहे थे, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद आ जाएगा, लेकिन कोई नामो निशान नहीं था। ऐसे करते करते काफी पता चला कि काफी जगह पेड़ गिरी है, तार वगैरह गिरे हुए हैं, इसलिए नहीं आ रहा था पावर। 24 घंटा पूरा हो गया, मतलब एक शाम से दूसरा शाम हो गया, इन्वर्टर भी खत्म हो चुका था। और उस टाइम हम लोगों का मतलब ज्यादा दिन नहीं हुआ था गुरुजी से जुड़े हुए, 6-7 महीने हो रहा हूँ। तो डेली एक आदत बन गया था कि सुबह में गुरुजी का शब्द, और शाम में हम लोगों ने टाइम फिक्स किया हुआ, सुबह और शाम दोनों, कि इस टाइम गुरुजी का शब्द स्टार्ट हो जाना है, फिर शाम में इस टाइम गुरुजी का शब्द स्टार्ट हो जाना। तो एक डेली का शेड्यूल था कि सारे फैमिली मेंबर एक जगह बैठ जाते थे, गुरुजी का शब्द बजता था और हम लोग ध्यान में बैठे रहते थे। तो उस दिन जो बारिश के वजह से लाइन कटी है, फर्स्ट डे रात, नेक्स्ट डे सुबह हुआ, तो सुबह हम लोगों ने शब्द सुना गुरुजी का, इन्वर्टर था, वो चार्ज था, हम लोगों को भी नहीं पता था कि शाम तक लाइट नहीं आई। तो हम लोग ठीक है, नॉर्मली हम लोग थे कि चलो दोपहर तक तो लाइट आ ही जाएगा रिपेयर हो करके। सुबह शब्द सुना, शाम हो गई, लाइट बिल्कुल भी नहीं, फोन सारे डिस्चार्ज हो गए, अगल बगल कहीं भी लाइट नहीं, पूरे इलाके में कहीं भी लाइट नहीं, क्योंकि वो 33 केवी का एक तार था, वो गिरा हुआ था। अब हम लोगों को ये था कि जब से गुरुजी से जुड़े हैं आज तक कभी मिस नहीं हुआ ये चीज। गुरुजी का शब्द आज हम लोग घर पे बैठे हुए हैं, घर पे रहने के बाद मिस नहीं हुआ, बाहर रहने पे मिस हो जाता था। तो आज हम लोग घर पे हैं और मिस हो गया ये। काफी हम लोग थोड़ा सोच रहे थे कि
हम लोग से भी गलती हुई कि बैटरी को डिस्चार्ज नहीं होने देना था, कम यूज करते। और मेरे पापा ये बोल रहे थे कि गुरुजी पावर आ जाए, पावर आ जाए। आज मिस हो गया, मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और हम लोग ये पापा को बोल रहे थे कि पापा अब तो टाइम होने वाला है, कोई फायदा नहीं है। और हम लोग इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से भी पता कर चुके थे, तो उन्होंने कहा था कि भाई आज तो आएगी ही नहीं पावर। तो एक हम लोग मेंटली भी एडजस्ट हो चुके थे कि चलो आज तो छूट गया। और मेरे पापा परेशान थे कि नहीं गुरुजी प्लीज प्लीज। फिर भी हम लोग उनको समझा रहे थे कि पापा कुछ नहीं हो सकता, छोड़ दे। और 7 बजे का टाइम था, हम लोग गुरुजी का शब्द स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट पहले लाइट आ गई। खुशी का ठिकाना नहीं पापा का। हम लोग सारे लोग खुश कि भाई ये क्या हुआ। फिर भी चलो ठीक है, लाइट आ गई, गुरुजी का शब्द लगाए, सारा कुछ बज रहा है। गेट बंद है, मेन गेट बाहर का बंद है, रूम का गेट बंद है। चूंकि अंधेरा काफी था तो हम लोग सारा चीज बंद करके रखे हुए थे। शब्द सुनने के बाद, आधा घंटा सुनने के बाद मैं बाहर निकलता हूँ। बाहर निकलता हूँ तो देख रहा कहीं लाइट नहीं, सिर्फ मेरे और मेरे घर के बगल वाले घर पे लाइट है। पूरा इलाका में कहीं भी पावर। अब ये तो समझ में ही नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ। मुझे लगा कि ट्रांसफार्मर से कोई दिक्कत है, लेकिन गुरुजी को मम्मी मानती थी मेरी, तो शायद वो जानती है कि गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। पर हम लोगों को अंदाजा नहीं था, लोग शक कर रहे थे अभी भी। नहीं चलो कुछ तो डिस्कनेक्शन हुआ होगा, या हमारा फेज अलग है उसका फेज अलग है, ऐसा बातचीत चल रहा था। और मम्मी मेरी बोल रही थी कि कुछ भी है चलो छोड़ो। ऐसा करते करते मम्मी शब्द जब कंप्लीट हो गया तो मम्मी का कहना था कि एक बार बाहर देख करके आओ इलाके में कि कहाँ कहाँ पावर है और कहाँ नहीं। और ये तो मतलब ये अलग ही था गुरुजी का चमत्कार या जो भी। मेरे 2 घर में पावर है, मेरे घर और मेरे बगल वाले घर में। और मेरे पूरे इलाके में 3 किलोमीटर के रेडियस में कहीं भी पावर नहीं है। हम लोग स्पेशली घूमने गए, लोगों से पूछने गए कि आपके घर में पावर है क्या। जिस किसी के घर पे भी अगर थोड़ा सा भी लाइट जल रहा है, हम लोग पूछ रहे थे कि आपके घर में पावर है क्या, तो उनका कहना था कि नहीं, पावर तो जब से गई आई नहीं, ये इन्वर्टर बचा हुआ उससे ही काम चला रहा। गुरुजी की लीला गुरुजी जाने, लेकिन ये क्या था, कैसे था, क्यों था, नहीं पता। और शब्द सुनने के 1-1.5 घंटे के बाद फिर लाइट कटी है तो वो नेक्स्ट डे आई। गुरुजी का लाख लाख शुक्राना कि इतनी छोटी छोटी बातों को भी वो सुनते हैं, और सुनते ही नहीं, वो फुलफिल भी करते हैं। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतना प्यारा अनोखा दिव्य सत्संग सुनाने के लिए अंकल जी आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी आपको हमेशा ब्लेस करे और शक्ति दे कि आप हमारे बीच में आएँ और सारी संगत को हमेशा ऐसे ही गुरुजी के अच्छे अच्छे सत्संग सुनाते रहें। आप गुरुजी आपको ब्लेस करते रहें, आपके पूरे फैमिली को ब्लेस करें। यही अरदास मैं जुगनू प्रसाद बिंद आपके लिए और सारी संगत के लिए करता हूँ कि हे गुरुजी, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, सारी संगत का हाथ थामे रहना गुरुजी। आप हाथ थामोगे तो कभी नहीं छोड़ोगे गुरुजी। हमसे तो हाथ छूट भी सकता है गुरुजी, लेकिन आपसे हाथ कभी नहीं छूटेगा। आप स्वयं भगवान हैं, महाशिव हैं, भोलेनाथ हैं। आप इस धरती पे हम सभी संगत का कल्याण करने के लिए ही आए हैं। हे गुरुजी, अपने शरण में हम लोगों को बैठाए रहें और इतना शक्ति दें, इतना ज्ञान दें, इतना बुद्धि दें कि हम लोग आपका सत्संग, सेवा, सिमरन, भक्ति करते रहें। जय गुरुजी, आपके ही कृपा से हम आपकी भक्ति, सेवा, सत्संग, सिमरन कर पाएंगे। जय गुरुजी,
शुक्राना गुरुजी, कल्याण करो गुरुजी। सत्संग के दौरान संगत जी, गुरुजी यदि कोई भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। हम गुरुजी आपके ही बच्चे हैं, आपके बालक हैं। जाने अनजाने में कोई गलती होती है तो क्षमा करें। जय गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, लव यू गुरुजी। संगत जी, जब भी आपके पास कोई संकट आए, आप किसी मुसीबत में हो, तो गुरुजी के बड़े मंदिर में जाने का प्रयास करें और तुरंत पहले, सबसे पहले गुरुजी के मंत्र जाप का उच्चारण करें। गुरुजी का मंत्र दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और गुरुजी का जल प्रसाद का सेवन करें। बड़ा सा बड़ा संकट, कष्ट, परेशानियां दूर हो जाता है। गुरुजी ने इसमें बहुत शक्ति समाहित की है। जय गुरुजी, आपका संगत जी, गुरुजी कल्याण करें, आपके परिवार का कल्याण करें, आपके घर में खुशियां आए, यही गुरुजी से प्रार्थना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी।